हेलो गाइस, मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। जैसा कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो कि हमें पूरा स्कोर करता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें निकालना होता है, क्रैक करना होता है। तो उसमें बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, जो और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी, अगर इसको हम इजी बेस से समझें तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे कि रीजनिंग में आप लोग देखते होंगे, रीजनिंग में दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कैसे होते हैं? एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल यानी कि भाषिक, जो कि हमें एक भाषा कोई होगी उसके उस पर आधारित कोई भी प्रश्न होगा। और एक होता है नॉन वर्बल यानी कि चित्रों पर आधारित होगी। वो कैसे होगी? चित्रों के माध्यम से हमें सॉल्व करना होगा। जैसे कि आपने अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो या रीजनिंग पढ़ी हो तो उसमें देखेंगे भाषा कैसे हो सकती है। जैसे हमें शब्दों पर हो सकता है वो कोई भी चीज, या फिर जो हमारे लेटर्स होते हैं उन पर बेस्ड हो सकता है, या फिर जो हमारे अंक होते हैं मैथ्स के 1 2 3 उन पर आधारित कोई भी हो सकता है। तो ये जो रीजनिंग होती है वो हमारी क्या होती है? वर्बल रीजनिंग। और दूसरी हमारी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। उसमें क्या होता है? चित्रों के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि चित्र पर ही कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें सिमिलैरिटी यानी कि सादृश्यता बतानी होती है या वर्गीकरण करना होता है। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। जो वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होते हैं वो ही थोड़े हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट टॉपिक आज का लिया है सादृश्यता। क्या टॉपिक? सादृश्यता। ये सादृश्यता हम बहुत शब्दों, अंकों और लेटर के आधार पर कर सकते हैं और नॉन वर्बल में भी सादृश्यता होती है। और आज हमारा जो वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है सादृश्यता यानी समरूपता, जिसको हम एनालॉजी भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि समानता, यानी कि जब हम कभी सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन तो हमें किस आधार पर उसमें समानता देखनी होगी। क्या देखनी होगी हमें? समानता, कि उस क्वेश्चन में क्या समानता है। और समानता पहचाने की कैसे कि वो क्वेश्चन सादृश्यता का है, तो उसकी पहचान के लिए क्या लगा होगा? उसमें अनुपात लगा होगा और क्या लगा होगा? समानुपात। ये हम छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं, 6 7 में भी। तो अनुपात और समानुपात में हमें एक रिलेशन बताना होता है। जैसे कि मैंने आगे एक पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है कि अनुपात व समानुपात द्वारा संबंधों को समझते हैं। यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अनुपात और समानुपात द्वारा हम उस रिलेशन को समझेंगे। और उसके संबंध हमारे होते कितने प्रकार के हैं? पहला होता है आधारभूत संबंध, दूसरा होता है विकसित संबंध। जैसे कि ये क्वेश्चन एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी कि इसमें देखिए क्वेश्चन में लगा हुआ है ना अनुपात और समानुपात। अनुपात लगा हुआ है और ये समानुपात लगा हुआ है। अनुपातों के जो संबंध होते हैं, अनुपातों, कोई दो अनुपातों को हमें जोड़ना होता है या उनमें संबंध बताना होता है तो किसके माध्यम से बताते हैं? दो अनुपातों में संबंध हम समानुपात के माध्यम से। किसके माध्यम से? समानुपात के माध्यम से। ये मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं कि अनुपातों के दो अनुपातों में संबंध जब होता है तो हम समानुपात के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि ये दो अनुपात लगे हुए हैं तो इनके बीच रिलेशन हम कैसे पता चलेगा? समानुपात के माध्यम से। फिर अब आधारभूत जो संबंध होता है, ये आधारभूत संबंध, आधारभूत संबंध में अगर हमने कोई क्वेश्चन, जैसा कि क्या है 1 और 2 और 3 और 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 1 का रिलेशन किससे होगा? 2 से। यानी कि जो ये 1 है, ये 1 का रिलेशन किससे होगा? 2 से। और 2 का रिलेशन 1 से होगा। 3 का रिलेशन 4 से होगा और 4 का रिलेशन 3 से होगा। अब ये दोनों रिलेशन, जो फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन है, इनको हमने किसके माध्यम से जोड़ा? समानुपात के माध्यम से। दो संबंधों को हमने किसके माध्यम से जोड़ा? समानुपात के माध्यम से जोड़ा। अगर हमें कोई क्वेश्चन ले कि जैसे कि हम ले सकते हैं राज्य पर, जैसे कि यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश
और जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ से क्या संबंध है? और ये बिहार है, बिहार का पटना से क्या संबंध है? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ की क्या है? सॉरी, उत्तर प्रदेश जो है लखनऊ उसकी राजधानी है। ऐसे ही क्या है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो हमारे एक रिलेशन निकलेगा कि इनमें क्या राजधानी का संबंध है ना, ये इसकी राजधानी है और ये इसकी राजधानी है। तो ये हमारा एक रिलेशन बता दिया उन्होंने कि बिहार का संबंध क्या है पटना से, कैसे है? राजधानी के तौर पर है। और उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से किस आधार पर है? वो भी राजधानी के आधार पर है। तो जो रिलेशन यहाँ पर होगा वही रिलेशन यहाँ पर भी होगा। जब हम क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उनमें से कोई एक क्या होगा, मिस होगा, वो हमें बताना होगा। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा होता है तो हम समझ जाते पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? बिहार हो जाता। तो ये हमारा क्या है, जब वन का रिलेशन टू से होगा तो वो हमारा होता है आधारभूत रिलेशन। और ऐसे ही अगर विकसित है तो विकसित में क्या होता है, तो वन का रिलेशन किससे होता है? थ्री से, और टू का रिलेशन फोर से। जैसे कि अब भारत एक क्वेश्चन है ये। अब ये कैसा है, हमारा विकसित संबंध है। अब इसमें विकसित संबंध हम देखेंगे तो भारत, अगर इसका रिलेशन हम इससे समझेंगे तो भारत में रुपया क्या है? वहाँ उस देश की मुद्रा है। भारत देश की मुद्रा क्या है? रुपया है। तो डॉलर किस देश की मुद्रा होगी? डॉलर किस देश की मुद्रा है? अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की। जो हमें क्वेश्चन मिल गया ना, क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। एक का रिलेशन हमने देखा तो हमें दूसरे का आंसर पता चल गया, वही रिलेशन दूसरे में भी होगा। तो ये अब हमने क्या पढ़ा था? सादृश्यता पढ़ा था, जिसका अर्थ क्या होता है? समानता होता है। तो उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन की कि वो सादृश्यता का ही क्वेश्चन है? तो उसको अनुपात और समानुपात अगर उस क्वेश्चन में लगा हुआ है तो वो कैसा क्वेश्चन है? सादृश्यता का। फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व किस आधार पे कर सकते हैं? अनुपात और समानुपात द्वारा संबंधों को हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि उस संबंधों को समझ तो जाएंगे। संबंधों को समझने के बाद उसके दो संबंध होते हैं। पहला होता है आधारभूत संबंध, दूसरा होता है विकसित संबंध। आधारभूत यानी कि हम बेस्ड यही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो इसी पर आधारित होते हैं। तो ये हमारा क्या है? आधारभूत। आधारभूत। अब आधारभूत में हमने क्या बताया था कि ए वन का रिलेशन टू से होगा और थ्री का रिलेशन फोर से होगा। और विकसित वाले में क्या बताया था कि वन का रिलेशन किससे होगा? थ्री से, और टू का रिलेशन फोर से। अब हम इसके आगे देखेंगे। हमने सादृश्यता पढ़ाया था, जिसमें कि हमने क्या बताया था? सादृश्यता की हम अर्थ क्या होता है, पहचान कैसे कर सकते हैं, और उसमें हम पहचान के द्वारा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसमें हम संबंध के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमने संबंध बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, आधारभूत संबंध और विकसित संबंध। अब हम देखेंगे सादृश्यता के प्रकार, क्या? टाइप्स ऑफ एनालॉजी, यानी सादृश्यता के प्रकार कितने कितने प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है शब्द, दूसरा है अक्षर और तीसरा है संख्या। शब्द आधारित, जैसे कि कोई शब्द दे रखा है देश और राजधानी पर, यानी कि जैसे भारत देश है और फिर राजधानी क्या है उसकी? नई दिल्ली। तो वो हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि भारत और उसकी राजधानी क्या हो सकती है? नई दिल्ली है। तो ऐसे ही अमेरिका और उसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अगर कोई एक चीज मिस है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं भारत देखिए। अब जैसे कि हमने भारत और नई दिल्ली का रिलेशन क्या है? राजधानी पर आधारित है। वैसे ही अमेरिका का क्या हो गया? क्या होगा आंसर? वॉशिंगटन डीसी। उसकी भी हमें राजधानी बतानी होगी। ऐसे ही देश और मुद्रा को लेकर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आधारभूत संबंध बताया था देश और मुद्रा वाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? देश और मुद्रा पर। राजधानी, जैसे कि उस पिछले बार में ही बताया था मैंने, बिहार और पटना और उत्तर प्रदेश और लखनऊ। ऐसे यंत्र मापक हो सकता है, जैसे कि अगर हम कोई यंत्र होता है और मापक होता है उसका, तो वो जैसे कि अगर हम दूध को किस में नापते हैं? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर द्वारा नापते हैं। और उस
वो हो जाएगा। इकाई मापक भी वही है। शब्द समानार्थी शब्द, जैसे कि कोई शब्द है, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो, जैसे कि लिखा हुआ है कि कमल, कमल का पर्यायवाची जलज है, तो ऐसे ही ईश्वर का क्या होगा पर्यायवाची? प्रभु, है ना। अगर वो कमल लिखा हुआ है, कमल और जलज, ये मैंने नॉर्मल लिए हुए हैं, लेकिन अब इससे टफ आते हैं। कमल का क्या होगा? जलज होगा। ऐसे ही अगर ईश्वर का पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? प्रभु। ठीक है, तो ये हमारा समानार्थी है। विपरीतार्थक यानी कि कोई भी हो सकता है विपरीतार्थक, वो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पर आधारित। ये हमें वोकैबुलरी वाले हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें याद करना है। ये हमें अगर एक जनरल नॉलेज किसी की जीके अच्छी है वो सॉल्व कर लेगा। अब जो हमारे समझने वाले हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पर आधारित, तो अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पर आधारित कैसे होता है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं और कैसे करना है ये भी देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि होता है A to Z होती है ना हमारी ABCD, A से लेकर Z तक होती है। उसमें क्या है, A का डायरेक्ट Z तक हो सकता है और Z का A से उल्टा भी चल सकता है और सीधा भी चल सकता है। और अपोजिट यानी कि अपोजिट क्या है, A का जब हम ABCD लिखते हैं तो A के अपोजिट क्या आता है? Z आता है। B के अपोजिट क्या आता है? Y आता है। और C के अपोजिट क्या आता है? X। ऐसे करके पूरी जो हमारी एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। तो वो हमारे अपोजिट वाले होते हैं, उनको उस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लें, जैसे कि क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि ये V और W आएंगे, हम क्या संबंध निकाले? V के बाद क्या आता है? W आता है। X के बाद क्या आता है? Y आता है, यानी कि एक 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसे ही अगर P के बाद क्या आता है? Q आता है। और R के बाद क्या आता है? S। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? QS। ठीक है, तो ये हमारे लेटर बेस्ड होते हैं। ऐसे ही संख्या पर आधारित कैसे हो सकते हैं? संख्या में वर्ग, गण, गुणा, भाग, जोड़, घटाना। ठीक है, वर्ग यानी कि किसी संख्या को ऊपर जो 2 घात चढ़ी होती है वो हमारा वर्ग, यानी कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार। घन का मतलब किसी संख्या की घात कितनी है? 3 है, यानी कि 2 को हमें कितनी बार लिखना है? मल्टीप्लाई करके 3 बार, यानी कि करना भी हमें है 3 बार। यानी 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऐसे 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया है? वर्ग और घन पर आधारित, जिसे हम स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं। और गुणा क्या है? कोई मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 का 3 से हो रहा है, तो आगे अगर 4 है तो उसका भी किससे होगा? 3 से होगा। तो ये हमारा कैसा है? ये रिलेशन हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 624 तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 4 का। और ऐसे 10 में हमको किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 40। तो ये हमारे कैसे? संख्या पर आधारित, नंबर पर आधारित। और ये हमारे कैसे थे? अक्षर पर आधारित या लेटर बेस्ड। तो ये सारे टाइप्स हो गए। अब जैसा कि मैंने इसमें बोला था कि अपोजिट क्या है? हम जो ABCD है, मान लीजिए क्या है? नंबर पर आई। अगर हमें नंबर पता होता, कोई क्वेश्चन होता कि कोई भी अगर हमें ABCD याद करनी है तो उसकी भी क्या है? एक ट्रिक है। अब उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसमें हमें सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है STVW और LN, यानी कि जो S है वो ST है, उसका रिलेशन VW से कैसे है। यानी कि अगर हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या S से V तक जाएंगे अल्फाबेट्स में। तो STUV, यानी कि 2 छोड़े हमने, +2 करके कितने नंबर आ गया? ये V आ गया है। ऐसे ही T सॉल्व कर रहे हैं तो T में भी TW कैसे आ रहा है? TUV
W, यानी कि ये दो दो छोड़कर ये आ गया। तो ऐसे ही दो, यानी कि L L अब हम लिखेंगे L M N फिर O, ये दो छोड़ के हमारा क्या होगा O, फिर M छोड़ेंगे दो हम M N O P, तो ये हमारा आंसर क्या होगा OP। ओपी, ये जो हमारा आंसर है क्या होगा ओपी। अब ये जो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें लिखना पड़ा कि कितने कितने अंक छोड़े हमने और फिर उनको दूसरे को लिखा, तो हमें इसमें टाइम लगा। जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें हमें क्या कम से कम टाइम जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया तो हमें उससे भी कम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करना है हमको इजी वे में कैसे समझे, जैसे कि अगर अल्फाबेट्स में हमारे कितने लेटर्स होते हैं 26, तो हमने एक बेस्ड मान के चले कि हम क्या लिख सकते हैं 5-5 का एक गैपिंग लेके हम अल्फाबेट्स को याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक क्या है इजोटी, पहली क्या है इजोटी। इजोटी के द्वारा हम कितने 5 लेटर्स को याद कर सकते हैं। कैसे, ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर, और जे कितने नंबर पर आता है 10 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, और टी 20 पर, और ऐसे ही वाई कितने नंबर पे आता है 25 पर। तो ये 5 हमारे याद हो गए कि 5 नंबर पर ये आता है। तो उसके आसपास ही एफ क्या होगा 6 पर, जी क्या होगा 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, और ऐसे आगे आ गया जे 10 पर। तो हम इनको 20 का थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और ऐसे ही दूसरी ट्रिक है हमने 3 के टेबल से बनाई है, 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, तो सीफी लोरक्स क्या है सीफी लोरक्स। तो सीफी लोरक्स में सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर, एफ कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 और हमने ऊपर भी देखा था आर 18, यू 21, एक्स 24। तो हमने ये देखा कि इन दोनों के माध्यम से हमें 5 3 यानी कि 12 जो लेटर्स हैं वो याद हो गए कि 12 लेटर्स के जो हमें नंबर थे कि वो लेटर्स कितने नंबर पे आते हैं वो हमें याद हो गए। और उन्हीं के पास जो हमारे 11 लेटर्स जो बचे हुए हैं वो उन्हीं के आसपास आते होंगे, एबीसीडी तो सभी को आती है, अब वो हम याद कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें यहाँ पर पता होता है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, जैसे कि एस है, आर के बाद एस आएगा तो यानी कि वो कितने नंबर पर आ रहा है 19, है ना। तो 19 और उसके बाद क्या है वी, तो वी कितने पर आता है वी वी आता है 22 पे, यानी कि 90 छोड़ के 22 यानी कितने छूटे हैं 3, है ना। वैसे हम देखें तो 19 कितने छूटे हैं 3 छूटे हैं, तो हम 19 प्लस 3 कर देते, तो वैसे यहाँ पे L का है, L कितने नंबर पर आता है 12, 12 में हम 3 ऐड कर देते तो क्या हो जाता 15, 15 पे क्या आता है O, तो हमारे कम टाइम में सॉल्व हो जाता। अभी तो मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिया है, बाद में बहुत सारे लेटर्स होते हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हमारा है कि हम लेटर्स को कैसे याद रख सकते हैं इजोटी और सीफी लोरेक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है एक मेरा सी एम एक्स एंड डी के, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सी एक्स से कितना दूर है, सी स्टार्टिंग में आता है, जो हमारी अल्फाबेट्स जो होते हैं ABCD उसमें सी स्टार्टिंग में आता है, एक्स इतना लेट, तो ये और ये है एम एम एन के कितना पास है ना, तो ये हम कैसे करेंगे सॉल्व, अब इसमें भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने क्या है ये हमारा एक अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा है अपोजिट बेस्ड है, इसमें क्या है अपोजिट हो रखा है। जैसे कि अगर हम ABCD लिखे तो ये क्या लिखा हुआ है ए जेड, यानी कि ए के अपोजिट क्या होता है जेड, बी के अपोजिट क्या होता है वाई होता है, और सी के अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई के अपोजिट वी होता है, एफ के अपोजिट यू होता है। ऐसे ही करके सबके अपोजिट मैंने लिख रखे हैं। अब लिख तो रखे हैं हम, लेकिन इसको याद कैसे कर सकते हैं, याद हम कैसे कर सकते हैं, एक लाइन है आज बॉय BY बॉय CX 6 क्या है 6, DW को ड्यू, ठीक है। और इवन EV को हम कैसे याद रख सकते हैं इवन,
और इसको फू भी बोल सकते हैं और उफ भी बोल सकते हैं, जो जिसमें आपको सुविधा लगे वो आप याद कर सकते हैं, फू बोले या फिर उफ। ये जीटी रोड जो होता है, जीटी। एचएस से हम क्या रख सकते हैं याद, हाई स्कूल, क्या, हाई स्कूल। फिर आईआर से इंडियन रेलवे, आईआर से इंडियन रेलवे। फिर हमारे जो लेटर्स बचते हैं, ये जे क्यू से क्या हो सकता है, जंगल क्वीन, ठीक है, जे से जंगल और क्यू से क्वीन, जंगल क्वीन। केपी से कानपुर। फिर एलओ से लो या फिर लव, कुछ भी जो आपको सही लगे। और एमएल से मन। तो हम इस पूरे को जो हमें अपोजिट थे उसको याद करने के लिए हमें एक आसान सी ट्रिक हो गई ना, आर बॉय 6 ड्यू इवन ऑफ जीटी हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्यून कानपुर लव मन। तो इसको हम पूरे एबीसीडी को पूरे अच्छी तरीके से, कभी भी अब अपोजिट आए, अब जैसे कि इस क्वेश्चन को हमें सी और एफ से इतना दूर था, एम और इतना पास था, हमें कंफ्यूजन थी कि कैसे होगा। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सी के अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, तो ये सी एक्स का अपोजिट है। एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो ये है। तो अब डी के अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू जैसे लिखा हुआ है, और के अपोजिट क्या होता है, पी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डब्ल्यू पी। तो ये इतनी आसानी से हो गया ना सॉल्व। तो अब हम इनको जो याद करना है पूरा अल्फाबेट को कितने आसान तरीके से याद रख सकते हैं, इजोटी के माध्यम से, सिफिलोरस, ये दोनों ही ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसमें 5 का टेबल है और उसमें 3 का टेबल है। 3 के टेबल से जो भी हमारे बीच के लेटर्स बचे हैं उनको हम आसपास देख सकते हैं। जैसे कि डी ई 2 छूटे ना, तो वो हमारा 4 और 5 नंबर पे आते होंगे बस। वैसे ये अपोजिट वाली भी हो गई, क्योंकि कभी भी कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि डी और डब्ल्यू हो, अगली बार क्या हो सकता है के डी हो सकता है, या फिर डब्ल्यू पी पहले हो सकता है, तो उसका हम डब्ल्यू के अपोजिट तब भी देखेंगे तो क्या होगा, डी होगा। और पी के अपोजिट क्या है, चाहे इधर से देखिए, चाहे आप इधर से देखें या फिर इधर से देखें, होंगे तो अपोजिट ही ना, तो वो हमारा वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो सादृश्यता में हमने जो पढ़ा था कि सादृश्यता का अर्थ क्या होता है, पहचान क्या होती है, संबंध कैसे होता है, उन संबंधों से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और फिर उसके हमने प्रकार देखे थे। और प्रकार के बाद हमने एक ये पूरी अल्फाबेट्स को याद रखने की क्या देखी है, ट्रिक देखी है, जिसके माध्यम से पूरे अल्फाबेट्स याद हो सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।